और इन्हें तंग कर रहा हूं। वालदा ने कहा कि बेटा जल्दी करो और बाहर आ जाओ। घर वालों को मालूम नहीं था कि मेरे पर दोबारा वो मखलूक हावी हो गई है, क्योंकि काफी अरसा गुजर चुका था और सब भूल गए थे कि मेरे ऊपर मखलूक हावी होती है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, सब घर वाले अपने कामों में मसरूफ थे। वालदा ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या तुमने कमरे साफ कर दिए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े भाई ने कहा कि क्या हुआ, थक गए हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब तरीके से खुर्राने लगा। फिर भाई ने कहा कि मजाक बंद करो और जाओ। मैंने फिर कोई जवाब नहीं दिया और देखते ही देखते अपनी कमीज फाड़ने लगा और तावीज भी तोड़कर फेंक दिया। फिर मैं छलांग मार कर सीढ़ियों से बिजली की तेजी से ऊपर छत पर चला गया। ये सब देखकर बड़े भाई बहुत गुस्सा हुए। वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागे। मैं छत पर एक कोने में बैठा हुआ था और अजीब तरीके से गुर्रा रहा था। फिर इतने में भाई मेरे पीछे ऊपर आए और बोले, ये क्या तरीका है ये बात करने का, और तुमने अपनी कमीज क्यों फाड़ी और तावीज क्यों तोड़ा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और गुर्राता। देखते ही देखते मैं जोर से हंसने लगा और कभी रोने लगा। ये सब देखकर भाई बहुत डर गए और उन्होंने नीचे वालिद साहब को आवाज दी कि जल्दी आए और देखें कि इसे क्या हुआ। सब घर वाले भागते हुए ऊपर गए। वालिद साहब और भाई मेरे करीब आए। भाई और वालदा साहबा समझ गए थे कि मेरे ऊपर मखलूक हावी हो गई है और सब घर वाले मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हुए। भाई और वालिद साहब ने कहा कि उठो और नीचे चलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर देखते ही देखते उठ खड़ा हुआ और अजीब तरीके से जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर वालिद साहब और भाई ने मुझे पकड़ा और दोनों कुरानी आयात पढ़कर मुझ पर फूंकने लगे। ये सब करने से वो मखलूक और मजीद मुझ पर हावी हो गई और मजीद ताकतवर हो गई। मैं भाई और अब्बू के काबू में नहीं आ रहा था। फिर वाली साहब ने बहन को कहा कि जल्दी आओ और पानी लेकर आओ। फिर दम किया हुआ पानी मेरे चेहरे पर और सर पर डाला। मैं जोर जोर से चीखने लगा, हाय मेरा खून, हाय मेरा खून। मेरी आवाज इतनी बुलंद हो गई थी कि आसपास के लोग भी जमा हो गए। मैं जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको खत्म कर दूंगा और तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा। जोर जोर से गुर्राते गुर्राते मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि सब घर वाले मेरे करीब जमा है और सब हैरानी और परेशानी के आलम में मुझे देख रहे हैं। ये सब देखकर मैंने सबसे पूछा कि क्या हुआ है। किसी ने कुछ नहीं बताया। जब अपनी कमीज देखी तो वो भी फटी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वालिद साहब और वालदा ने कहा कि कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, और कहा कि तुम आराम करो, सुबह ईद है और ईद की नमाज के लिए भी उठना है। इस तरह मेरे बार बार सवालात करने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और यूं ही मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कुछ याद नहीं आ रहा था। बस इतना याद था कि कमरे की सफाई करते हुए मैंने छिपकली मारी थी। ये सब वाकया वालिद साहब और वालदा को बताया तो वालिद साहब ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी नहा कर आओ, फिर ईदगाह भी जाना। यूं ईद का दिन गुजर गया। मेरे वालिद साहब ने मुझे ईद के दिनों में भी बाहर जाने से मना किया। मैंने बहुत जिद की कि मुझे जाना है। आपको बताता चलूं कि उन दिनों कराची के हालात बहुत हसास थे। सुबह घर से निकलते तो थे लेकिन शाम को वापस घर लौटने की कोई खैर खबर नहीं थी। यूं ही वालिद साहब ने मुझे समझा कर मना कर दिया कि हालात बहुत हसास हैं, बाहर घूमने ना जाना, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। खैर ईद गुजर गई और मेरे साथ अभी तक कोई एक्टिविटीज नहीं हुई। वालिद साहब दोबारा मौलवी साहब के पास गए और इन्हें सारा वाकया बताया,
انہوں نے کہا کہ تعویذ بچے کے گلے سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ خیر انہوں نے 2 تعویذ دیے، ایک جو میرے تکیے کے اندر والد نے ڈال دیا اور ایک جو میرے گلے میں ڈالا۔ ابھی تک یہ سب ایکٹیویٹیز میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور میری عادت ہے کہ میں اکیلے دیر رات تک جاگ کر موویز دیکھتا ہوں اور اپنے کمرے کی ساری لائٹس آف رکھتا ہوں۔ بہت بار ایسا ہوا ہے میں اکیلے کمرے میں سو رہا ہوتا ہوں، اچانک پنکھا گر جاتا ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں آواز نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز نہیں نکلتی اور اسی طرح بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ سب ایکٹیویٹیز میرے ساتھ 2012 سے لے کر ابھی تک ہوتی آ رہی ہیں اور مجھے بھی اب ان کی عادت ہو گئی ہے۔ مزید واقعات بھی ہوئے ہیں میرے ساتھ جو میں پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ کہانی اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، میں مہاراشٹر کے ایک مالی گاؤں سے ہوں اور میں نے آپ کا چینل 1 سال سے پہلے سبسکرائب کیا ہوا۔ کئی دنوں سے میں آپ کو کہانی بھیجنا چاہتا تھا لیکن کام کی وجہ سے وقت نہیں ملا۔ میرا نام سمیر رنگاڑی اور میری کہانی کالے جادو پر ہے۔ بتاتا چلوں کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، جس میں میرے ابو کو ملا کے 3 بھائی اور میرے پھپھو شامل ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے میری بڑی پھپھو سے، جس کا اثر پورے خاندان پر ہوا۔ میری بڑی پھپھو کو ان کی ساس بہت تنگ کرتی تھی اور ہر چیز میں میری پھپھو کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ میری پھپھو نے غلط قدم اٹھایا اور وہ چلی گئی دکان کے پاس۔ ہمارے یہاں جو جادو کرتے ہیں اسے دکان ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساس پر جادو کروایا اور ایسا ہوا کہ ان کی ساس تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ان کی ساس کو رات کو بڑے بڑے کالے سائے نظر آتے تھے۔ ایسا ہوا کہ بیلکنی سے ان کی ساس کو اندیکھی مخلوق نے دھکا دیا۔ وہ بیلکنی سے سیدھا نیچے گری لیکن بچ گئی۔ گھر والے بہت پریشان تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بھائی میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ ان کی ساڑی میں وہ مخلوق کیڑے کی طرح ہو گئی تھی۔ آخر کار وہ انتقال کر گئی۔ اب یہاں تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ اصل کہانی شروع ہوتی ہے میری جو دوسرے نمبر والی پھپھو ہیں، ان کی میری بڑی پھپھو سے نہیں بنتی تھی اور اس کی وجہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا۔ تو میری بڑی پھپھو نے میری چھوٹی پھپھو کی بڑی بہو پر بھی جادو کروا دیا اور اس کے بعد میری بھابھی کو اس مخلوق نے ستانا شروع کر دیا۔ ان کا گھر ہائی وے کے کنارے پر ہے۔ بھابھی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ رات کو کوئی ان کا کمبل کھینچ لیتا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئے۔ جب بھابھی نے اس مخلوق کو دیکھا تو بھابھی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، کان ایسے کہ پیر تک آ رہے تھے، بال اتنے لمبے جیسے کہ بالوں میں ہی ان کی جان ہے، اتنے لمبے بال۔ بھائی کی بھابھی بتاتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کے اتنے لمبے بال نہیں دیکھے۔ تو یہ سب چل رہا تھا کہ جو میرا بھتیجا ہے اس کے ساتھ بھی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی چکر آ کر گر جانا، اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ باتھ روم گیا تو باتھ روم سے اس مخلوق نے اسے اتنی دور پھینکا کہ وہ ہائی وے پر ملا۔ بتاتا چلوں کہ ان کا گھر ہائی وے کے کنارے ہے۔ سب کو لگا وہ باتھ روم میں ہی ہے۔ جب دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اب سب بہت پریشان ہو گئے، اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر جگہ دیکھ ڈالی، وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر اچانک ہائی وے کے پاس سے کوئی شخص آیا جس نے بولا کہ آپ کا لڑکا یہاں پڑا ہوا ہے۔ سب بھاگے اور اسے اٹھا کر لائے۔ جب اس نے یہ ساری بات بتائی پھر میرے بھائی نے کسی عالم صاحب کو بتایا۔ عالم صاحب نے بتایا کہ ان پر کالا جادو کیا گیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے وہ آپ کے خاندان کا ہی ہے۔ عالم صاحب نے ان کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے کبھی نہیں اتارنا۔
आलिम साहब ने मेरे भाई को खेले में कहा कि ये मामला बहुत संजीदा है, आप पता करवाएं। जब पता करवाया तो मेरी बड़ी फुप्पो का नाम सामने आ गया कि वही सर काला जादू करवा रही हैं। और बताता चलूं, मेरी दूसरी नंबर की फुप्पो है, वो बाहर शहर में रहती हैं। जब मेरी बड़ी फुप्पो से पूछा गया तो वो साफ इनकार करने लगी कि मैं क्यों करूंगी, लेकिन जिससे वो जादू करवाती हैं मेरे भाई को उसका पता चला तो मेरे भाई को मेरे अब्बू और बड़े अब्बू ने कहा कि जाने दो, जो हुआ इसे भूल जाओ। लेकिन अदनान भाई, मेरा भाई, तो वापस चला गया, लेकिन मेरे दूसरे नंबर वाली फुप्पो वापस आई और इन्होंने भी काला जादू करवा दिया, और करवाया भी उसी औरत से जिससे मेरी बड़ी फुप्पो ने करवाया था। इन्होंने भी बड़ी फुप्पो की एक लड़की और 2 लड़कों पर करवाया और चले गए। जब ये जादू हुआ तो बड़ी फुप्पो की लड़की पर ऐसा जादू हुआ कि आज तक ठीक नहीं हुई। इस बात को कम से कम 10-12 साल होने को आए हैं, लेकिन आज भी परेशान है। इनकी लड़की कभी कहीं निकल जाती है तो कभी घर में लड़ाई झगड़ा करती है और फिर सब कुछ भूल जाती है। इसको रात में क्या, दिन में भी वो मखलूक सताती है। और इसके साथ 3 जिन्नात हैं, राज भी हैं। इनका लड़का बाथरूम में जाता है तो भूल जाता है वो बाथरूम में गया है या बेडरूम में। इतनी वक्त तक अंदर रहता है कि घर वाले हैरान हो जाते हैं। अब ये सब चल ही रहा था कि मेरे अब्बू ने एक आलिम साहब को बताया कि हमारे खानदान में ये सब हो रहा है। आलिम साहब ने इस औरत का नाम बताया जिसने ये जादू किया। मेरे अब्बू को बहुत गुस्सा आया और वो बोलने लगे कि अब मैं इसकी गर्दन ही निकाल दूंगा। मेरे अब्बू अब बहुत गुस्से वाले हैं। अगर मेरी बाकी फुप्पो रुकती नहीं तो शायद उसी दिन मारी जाती मेरे अब्बू के हाथों। लेकिन सबने समझाया उनको कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनको सजा अल्लाह पाक ही देगा। तो मेरे अब्बू रुके। वो औरत मेरे घर के पीछे ही रहती थी। इसका नाम मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसका लड़का मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, इसलिए, और वो भी आपकी कहानी सुनता है। इसके बाद मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इलाज करवाया और अल्लाह का करम है आज सब ठीक है। थोड़े दिन पहले ही पता चला कि मेरी बड़ी अम्मी के 3 बच्चे जो पैदा होने से पहले ही मर गए थे। इस औरत ने ये जादू किया था और इसको मरे 1 साल होने को आया है। उसको इतनी बुरी मौत आई है कि गल सड़ कर मरी है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब तक दुकान अपना जादू घर के किसी औरत को ना दे उसको मौत नहीं आती। अब पता नहीं अदनान भाई के इसने जादू दिया या नहीं, लेकिन इसको मरे 1 साल पूरा हो गया। तो अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। मुझे लगता है कि आप ज़रूर हमारी और स्टोरीज फैमिली के साथ शेयर करेंगे। और एक स्टोरी है मेरे मामू की जो मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूंगा। आप प्लीज़ स्टोरी को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और स्टोरीज के नए आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।